जी आਇਆਂ ਨੂੰ खुशामदीद। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰਦਮ ਰਹੇ ਸਿਹਤਯਾਬ। ਇਸੇ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੈਂ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਪੀਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਔਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੀ ਆਇਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡਾਕਟਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਨੇ ब्रेस्ट कैंसर के हवाले नाल वो की कहते हैं? जो सबसे कॉमन कैंसर है हमारी महिलाओं में पूरे वर्ल्ड में या इंडिया में या पंजाब में, वो ब्रेस्ट कैंसर है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हर साल करीब 2 लाख से ज़्यादा महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से डिटेक्ट होती हैं। अराउंड 90,000 से ज़्यादा पेशेंट्स डेथ ब्रेस्ट कैंसर की वजह से होती है। जब हम बात कर रहे हैं आपस में, हर 4 मिनट में इंडिया में एक लेडीज़ ब्रेस्ट कैंसर की डिटेक्ट हो रही है। अच्छा। और जो बुरी बात है वो ये है कि जो इंडिया में जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स डिटेक्ट हो रहे हैं उसमें 50% पेशेंट्स स्टेज 3 या स्टेज 4 के हैं। इसलिए ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ब्रेस्ट कैंसर को जो इंडियन पेशेंट्स हैं और जो यूरोपियन पेशेंट्स हैं, अगर मैं उनको कंपेयर करूं तो जो हमारे पेशेंट्स हैं वो मोस्टली स्टेज 3 स्टेज 4 में डिटेक्ट हो रहे हैं। एट द सेम टाइम जो यूरोपियन कंट्री के पेशेंट्स हैं, जैसे कनाडा के, USA के, वो स्टेज 1 और 2 में डिटेक्ट हो रहे हैं। इसका मेन रीज़न है कि वहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बातें होती हैं, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में डिस्कशन होता है, ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग होती है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं। इसलिए ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम ब्रेस्ट कैंसर को स्टेज 1 या स्टेज 2 में डिटेक्ट कर सकते हैं। और जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट स्टेज 1 या स्टेज 2 का होता है तो 90% चांस है कि ब्रेस्ट कैंसर ठीक हो सकता है। बिल्कुल, बहुत ही शॉकिंग आंकड़े ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, अर्ਲੀ डिटेक्शन ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ब्रेस्ट कैंसर कई कारण हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही कारण है जिसके कारण ब्रेस्ट कैंसर होता है। ब्रेस्ट कैंसर अगर हम देखें तो ब्रेस्ट कैंसर के कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको हम चाहकर भी नहीं बदल सकते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में कई बार ईस्ट्रोजन, जो एक तरह का हार्मोन होता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। जैसे कि जिन लड़कियों को पीरियड्स जल्दी कम एज में स्टार्ट हो जाते हैं, या अगर किसी की माहवारी 50, 55, 60 साल तक चल रही है, उसको ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा होता है। अगर किसी के बच्चे नहीं हैं या पहला बच्चा 35 साल की उम्र के बाद होता है, उन लेडीज़ में भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। इसके बाद अगर हम और कारण की बात करें तो दूसरा कारण होता है फैमिली हिस्ट्री, जो बहुत कम हमें देखने को मिलता है। जिसका मतलब है कि अगर किसी लेडी की सिस्टर, मदर या उसकी मासी को कोई ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर है तो उस लेडी में भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। पर ये सिर्फ 5 से 10% पेशेंट्स में ही देखने को हमें मिलता है। अच्छी बात यह है कि कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको हम चाहकर बदल सकते हैं। जैसे कि अगर हमें मोटापा है, या अगर हम स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, या जैसे आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि आज से कई साल पहले वेस्टर्न वर्ल्ड में, UK, USA में, वहाँ पे लोग ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं।
प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा लिया जाता है, तो इसलिए वहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता था। पर अब धीरे धीरे इंडिया में भी ये सब वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, जिसके कारण हम भी प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा ले रहे हैं और हम में भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है। ਇੱਥੇ मैं अपने दर्शकों ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਸੈਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ-ਪੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਛਣ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ कैंसर हो रहा है। हमारी हर लेडीज़ को ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स को समझना जानना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी लेडीज़ को किसी भी टाइम अपने ब्रेस्ट में या बगल एक्जिला में कभी कोई गांठ दिखती है या गांठ का उनको एहसास होता है तो डरना नहीं है, क्योंकि हर गांठ कैंसर नहीं होती है। बट हाँ, अगर कोई गांठ आपको महसूस हो रही है तो प्लीज़ उसकी जांच ज़रूर कराओ। ख़ास तौर से अगर वो गांठ धीरे धीरे बढ़ रही है या वो फिक्स होती जा रही है तो उसकी जांच हमें ज़रूर करानी चाहिए। इसी तरह से ब्रेस्ट के ऊपर की जो स्किन है, अगर उसकी स्किन में चेंजेस आ रहे हैं, कोई कलर चेंज हो रहा है, कोई डिम्पल से पड़ रहे हैं, कोई घाव है जो बढ़ता जा रहा है, तो भी उसकी जांच हमें ज़रूर करानी चाहिए। अगर ब्रेस्ट आपका फिक्स होता जा रहा है, जैसे अगर आप अपने दूसरे ब्रेस्ट से उसको कंपेयर करते हो और वो फिक्स होता जा रहा है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि कहीं अंदर खराब कीटाणु या कैंसर के कीटाणु अंदर बढ़ रहे हैं। इसी तरह से जो निप्पल होती है, अगर वो निप्पल अंदर की तरफ धंस रही है तो ये भी एक सिम्टम्स कुछ पेशेंट्स में हो सकता है और इसकी एक कंप्लीट जांच होनी चाहिए। कई बार पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि जी निप्पल से ब्लड आ रहा है या निप्पल से कुछ और चीज़ें डिस्चार्ज हो रही हैं, तो उसकी भी एक बार पूरी जांच हमें करनी चाहिए। तो ये छोटे छोटे से सिम्टम्स हैं, अगर बस इनका भी आप ध्यान रखते हैं तो इस खतरनाक बीमारी से हम अपने आप को बचा सकते। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜੇ ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਪੀਕ। ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है। तुसी वेख रहे हो डॉक्टर स्पीक ते अज असी ब्रैसट कैंसर बारे चर्चा कर रहे थे। साडे नाल कैपिटल हॉस्पिटल जलंधर तो सीनियर कंसलटेंट ऑनकोलॉजिस्ट डॉक्टर हिमांशु श्रीवास्तव और डॉक्टर प्रीति नेगी ने। हुण तक मैम सर तुसी बहुत ही विस्तारपूर्वक जानकारी जिहड़ी है वो दित्ती है ते बहुत सारा शक शुबा जो व्यूअर्स के मन में होएगा वो भी दूर हो रहा होएगा। इत्थे हुण तुहाडे तो जानना चाहांगा, जिवें मैं ब्रेक में जाण तो पहले कहा सी कि जे रसौली होवे, सोजिश होवे ब्रैसट दे विच तां उदों की करना चाहिए? जी, अगर किसी को भी लगता है कि उनके ब्रेस्ट में रसौली है तो उन्हें कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। जब वो कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो कैंसर स्पेशलिस्ट उनके ब्रेस्ट को चेक करेंगे और अगर उनकी उम्र 40 साल से कम है तो एक ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड किया जाएगा और अगर 40 साल से ज़्यादा उम्र है तो मैमोग्राफी किया जाएगा, जो एक तरह का ब्रेस्ट का एक्सरे होता है। ये करने के बाद अगर उन्हें कुछ शक होगा, जैसे कि जब रेडियोलॉजिस्ट इस रिपोर्ट को देखेंगे और वो बताएंगे एक बिराड स्कोरिंग, जिसका मतलब होता है कि अगर वो स्कोर 0, 1 या 2 तक आता है तो हमें कुछ भी करने की आगे ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ टाइम टू टाइम जाके चेक कराना होगा। लेकिन अगर आपका इस रिपोर्ट में स्कोर जो है वो 3 या 3 से ज़्यादा आता है तब आपको उसके लिए आगे सुई की जांच करवानी पड़ेगी, जो कि जिसे हम कहते हैं FNAC या ट्रू कट बायोप्सी। इससे हम कैंसर को पक्का कर लेते हैं कि ये कैंसर ही है। एक बार कैंसर पक्का हो गया उसके बाद आगे बॉडी का स्कैन किया जाता है, जिसमें पेट का स्कैन और छाती का स्कैन किया जाता है या होल बॉडी पेट CT स्कैन किया जाता है, ये देखने के लिए कि कैंसर सिर्फ ब्रेस्ट में ही है या कहीं और भी फैला हुआ है। ये करने के बाद हम पेशेंट के कैंसर को स्टेज करते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर हम कहते हैं स्टेज 1 या स्टेज 2 है तो उसका मतलब होता है कि कैंसर जो है वो ब्रेस्ट तक ही सीमित है।
स्टेज 3 का मतलब होता है कि कैंसर ब्रेस्ट में और बगल में जो गांठें होती हैं उनमें जा चुका है, और स्टेज 4 का मतलब होता है कि कैंसर किसी शरीर के किसी और अंग में भी जा चुका है। तो हम ये स्टेजिंग इसलिए करते हैं ताकि हम पेशेंट को ये बता सकें कि उसका जब हम उसका इलाज करेंगे तो उसका असर कैसा आएगा। जैसे कि अगर हम स्टेज 1 या 2 के पेशेंट का इलाज करते हैं तो ये देखा गया है कि इन पेशेंट्स में अराउंड 70 to 90% ये पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं, पूरी तरह से कैंसर ख़त्म किया जा सकता है। अगर हम स्टेज 3 की बात करें तो 50% पेशेंट्स बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, और स्टेज 4 में 15% मरीज़ बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप टाइम पे हॉस्पिटल आएँ, जैसे ही आपको रसौली लगे आप हॉस्पिटल आएँ और अपना पूरा जांच करवाएं। बिल्कुल जिवें मैम ने कहा, बिल्कुल निराश होने की तुहानू लोड़ नहीं है। किसी भी स्टेज के उत्ते जिहड़ी रिकवरी है वो पॉसिबल जिहड़ी हो सकती है, बस सही समय ते तुसीं इलाज कराना है। इत्थे डॉक्टर हिमांशु, ब्रेस्ट कैंसर दे विच सर्जरी के हवाले नाल जे वेख्या जाए तो सर्जरी का कितना कोई अहम रोल है? हम सारे जानते हैं कि जब आप ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स का इलाज करते हैं तो मोस्टली टाइम सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी तीनों की ज़रूरत पड़ती है। कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, खासतौर से यंग पेशेंट्स जो आते हैं, वो मुझसे कहते हैं कि जी सर्जरी नहीं करनी है, डॉक्टर साहब आप दवाइयों से ठीक कर दो, सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं वो। तो जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली है वो ये है कि अगर एक ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट में सर्जरी हो सकती है तो सर्जरी सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। तो अगर कभी भी आपको डॉक्टर एडवाइस कर रहा है ब्रेस्ट कैंसर के सर्जरी के लिए तो सर्जरी के लिए बिल्कुल मत करो, आप सर्जरी के लिए आपको जाना चाहिए। आज से 30-40 साल पहले जो सर्जरीज होती थी वो काफ़ी रेडिकल सर्जरीज होती थी, जिसमें हम पूरा ब्रेस्ट, पूरा एक्जिला, ये सारी चीज़ें हटा देते थे। वो सर्जरीज अभी भी होती हैं बट उसमें काफ़ी ही एडवांसमेंट आ गई है। उन सर्जरीज से काफ़ी सारा साइड इफ़ेक्ट्स पेशेंट्स को होता था। कई बार आप बाहें देखें पुराने पेशेंट्स की तो उनकी काफ़ी सूज जाती थी, है ना, इसे लिम्फीडिमा कहते हैं हम लोग। अगर अर्ली स्टेज का पेशेंट आता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसका हम ब्रेस्ट कंजर्व करें। स्टडीज़ कहती हैं कि अगर जब एक यंग या मिडिल एज लेडी में जब उनका ब्रेस्ट पूरी तरह से हटा दिया जाता है तो कई बार उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ या मेंटल हेल्थ पे ये फ़र्क पड़ता है। तो अब काफ़ी एडवांस सर्जरीज जैसे ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरीज आ गई हैं और वो ईजिली हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है। तो आप जब भी डॉक्टर से सर्जरी के बारे में बात कर रहे हैं तो आप ज़रूर पूछिए कि क्या मेरा ब्रेस्ट कंजर्व हो सकता है, और ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी की तरफ आप जाइए। इसी तरह से पहले हम सारी गांठें एक्जिला की निकाल देते थे जिससे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते थे। आज के टाइम में अगर पेशेंट अर्ली स्टेज में है तो सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करते हैं, जिसमें सारी गांठ निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ 1-2 गांठ निकाल कर ही हमें पता चल जाता है कि आगे सर्जरी करने की ज़रूरत है या सिर्फ रेडिएशन से काम चल जाएगा। आखिर में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि सर्जरी इज़ द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। सर्जरी को अवॉइड मत करिए। बिल्कुल जो डॉक्टर वालों एडवाइस किया जा रहा है तो सर्जरी कराने में किसी तरह का गुरेज ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर प्रीति, सर्जरी तो इलावा जी होर ਵੱਖ-ਵੱਖ थेरेपीज़ ने उस बारे भी ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ जानना चाहूँगा कि उन्होंने की रोल है इस ਵਿੱਚ। जैसे डॉक्टर हिमांशु ने कहा कि सर्जरी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, पर जब हम सर्जरी करके उस बीमारी को निकाल देते हैं उसके बाद भी ये जड़ों वाली बीमारी होती है, तो कुछ जड़ें पीछे छूट जाती हैं और जिसके कारण बीमारी मुड़ के दोबारा वापस आने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। इसीलिए कीमोथेरेपी दी जाती है। कीमोथेरेपी एक तरह के इंजेक्शंस होते हैं जो पेशेंट्स को दिए जाते हैं। किस पेशेंट को कितने साइकिल्स कीमोथेरेपी के दिए जाए और कौन सी कीमोथेरेपी की साइकिल दी जाए, कौन सी तरह का इंजेक्शन दिया जाए, ये हम डिसाइड करते हैं कि उसकी क्या स्टेज है बीमारी की। और उसके कुछ हम रिसेप्टर्स देखते हैं, जो जब हम ब्रेस्ट निकालते हैं तो उस पर हम कुछ टेस्ट करते हैं जिनको हार्मोन रिसेप्टर्स कहा जाता है, और उसके बेसिस पे हम आगे का ट्रीटमेंट बनाते हैं। कुछ साल पहले तक हर ब्रेस्ट कैंसर के मरीज़ को कीमोथेरेपी देना बहुत ज़रूरी था, पर अब कुछ सब ग्रुप ऑफ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें हम अगर बीमारी को पहली स्टेज पर पकड़ लेते हैं तो कुछ और टेस्ट करके हम उनमें कीमोथेरेपी छोड़ सकते हैं। दूसरा इलाज होता है टारगेटेड थेरेपी। ये भी इसीलिए दिया जाता है ताकि बीमारी मुड़ के वापस ना आए। इसमें ड्रग्स होते हैं जैसे कि ट्रास्टुजुमैब, परटुजुमैब। ये तब दिए जाते हैं जब पेशेंट का HER2 न्यू रिसेप्टर पॉजिटिव होता है।
सबसे बड़ा फ़ायदा इस थेरेपी का ये है कि इससे साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं। ये सिर्फ कैंसर सेल्स पर जाकर एक्ट करता है और नॉर्मल सेल्स को कुछ भी, जो हमारे ठीक सेल्स हैं, उनको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचता है। फिर आता है हार्मोनल थेरेपी। जो हमने ब्रेस्ट टिश्यू निकाला था उस पर हम ER रिसेप्टर एंड PR रिसेप्टर्स भी चेक करते हैं, और अगर ये रिसेप्टर्स उसमें आते हैं तो ऐसे पेशेंट्स को हम एक गोली पे डालते हैं जो उन्हें 5 या 10 साल तक, जो आपके ऑन्कोलॉजिस्ट बताएंगे, तब तक आपको वो लेनी होती है। तो ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट इन सारे ट्रीटमेंट्स, इन सबको कंबाइन करके किया जाता है। बिल्कुल, बहुत ही विस्तारपूर्वक जानकारी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੰਡਾਂਗੇ ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਪੀਕ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਪੀਕ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇਗੀ ਨੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਮੁਤਲਕ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ कारगर ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? जैसा कि अभी तक डिस्कशन हुआ, ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट आया और उसकी सर्जरी हो गई और कीमोथेरेपी हो गई। इसके बाद वो पेशेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के पास आता है और उसका पहला क्वेश्चन मेरे से यही होता है कि डॉक्टर साहब अभी और इलाज कराना है, अभी रेडिएशन करने की ज़रूरत है हमें? तो मैं अगर पुराना डेटा हम देखें तो पहले सिर्फ सर्जरी करके पेशेंट को कह दिया जाता था कि जी आप घर जाओ। पर सर्जरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो सर्जन है वो वही मर्ज निकाल सकता है जो उसको दिख रहा है और वो सारी चीज़ें निकाल देता है, बट जो माइक्रोस्कोपिक डिजीज़ है वो कई बार आसपास छुपा हुआ रह सकता है और इनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो यही पेशेंट अगले 3 से 6 महीने में कैंसर वापस लेकर आ जाते हैं। तो इसलिए रेडिएशन का रोल है कि जब सर्जरी के बाद जो माइक्रोस्कोपिक डिजीज़ चेस्ट वॉल में या बगल में या इस सारे रीजन में कहीं भी अगर छूट गए हैं तो उसको हम रेडिएशन से ख़त्म करते हैं। रेडिएशन मोस्टली हम तब देते हैं जब ब्रेस्ट कैंसर एडवांस स्टेज में था या अगर ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी की गई है। पहले के ज़माने में जो ब्रेस्ट कैंसर में हम रेडिएशन देते थे तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते थे। क्यों? क्योंकि जब आप ब्रेस्ट को रेडिएशन दे रहे हो, जस्ट ब्रेस्ट के पीछे ही लंग्स हैं, उसके साइड में ही हार्ट रखा हुआ है, आपकी खाने की नली है, स्पाइनल कॉर्ड है, पर जो अब रिसेंट एडवांसेस आ गए हैं रेडिएशन में, जैसे कि IMRT, IGRT, इससे हम मैक्सिमम डोज आपके चेस्ट वॉल या जो ट्यूमर बेड है वहाँ पर देते हैं, और जो आपकी सारी क्रिटिकल ऑर्गन्स हैं, क्योंकि हम ये सोच के चल रहे हैं कि आगे आप 10, 20, 30 साल जियोगे, तो आपके जो क्रिटिकल ऑर्गन्स हैं जैसे कि लंग्स, हार्ट, इनको कोई भी दुष्प्रभाव या कोई भी प्रॉब्लम उनको ना हो। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੌਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੇ। हम सबके लिए ये बहुत ही दुख की बात है कि एक तरफ तो हम एडवांसमेंट्स की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ अभी भी लोगों के मन में बहुत गलत धारणाएं हैं। जैसे बहुत से लोगों को जब उन्हें पता चलता है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है तो वो सोचते हैं कि उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा है। कई लेडीज़ शर्म के कारण या डर के कारण कि पता नहीं कैसे ट्रीटमेंट होगा, अपना इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल तक भी नहीं आती हैं। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि अगर हम पिछले 50 सालों का डेटा देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि अगर हम ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी पकड़ लेते हैं, जैसे स्टेज 1 या स्टेज 2 में अगर हम पकड़ लेते हैं, तो ऐसे मरीज़ तकरीबन 70 से 90% लोग बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ब्रेस्ट कैंसर में जो रसौली होती है वो हर रसौली कैंसर नहीं होती है। कई बार ये रसौली 80% टाइम्स ये रसौली कैंसर की नहीं निकलती है। सिर्फ ज़रूरी ये है कि हम अपने डॉक्टर के पास जाएं और अपना चेकअप कराएं। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर हमारे घर में किसी को कैंसर नहीं है तो हमें भी कैंसर नहीं हो सकता है। ये सच नहीं है। अगर आपकी फैमिली में जो हम पेशेंट्स जो हम देखते हैं उसमें फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ 5 से 10% पेशेंट्स में ही देखने को मिलता है। आखिर में कई बार पेशेंट्स के मन में इलाज को लेके भी बहुत सारे गलत धारणाएं हैं। जैसे लोग सोचते हैं अगर सर्जरी करवाई तो पूरा ब्रेस्ट निकाल दिया जाएगा,
पर यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, अगर हम ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी करते हैं तो हम ब्रेस्ट को बचा सकते हैं। कीमोथेरेपी का भी लोग सोचते हैं कि उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उससे बाल झड़ जाते हैं। मैं बताना चाहूँगी कि आजकल इतने अच्छे ड्रग्स आते हैं, इतनी अच्छी मेडिसिन्स हैं कि आपका जो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे वो कम होते हैं, और बाल जो झड़ते हैं वो सिर्फ कीमोथेरेपी के दौरान झड़ते हैं और बाद में वापस आ जाते हैं। तो ज़रूरी ये है कि आप अपना पूरा इलाज कराएं, जैसा आपके ऑन्कोलॉजिस्ट बताएं उस तरह से पूरा इलाज किया जाना बहुत ज़रूरी है। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ नहीं ਹੁੰਦਾ? अभी तक ये रिसर्च में प्रूव नहीं हुआ है। इस बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, बट अभी भी किसी भी रिसर्च पेपर्स में ये बात क्लियर प्रूव नहीं हुई है कि मोबाइल से कैंसर होता है। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे ब्रेस्ट कैंसर को हम जड़ से अपनी सोसाइटी से हटा सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग क्या है? ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग एक छोटा सा टेस्ट है जिससे कि जो रेगुलरली एक इंटरवल में पेशेंट को किया जाता है, और जिससे कि पेशेंट को छोटे से छोटा मर्ज अगर ब्रेस्ट में होगा तो वो हम स्क्रीनिंग में पकड़ लेते हैं। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। थैंक यू। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।